फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी यूनिट का नाम है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फॉरेन एक्सचेंज, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज हम पूरा कर चुके हैं डिटेल में, अब हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ध्यान से देखना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बीओपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, स्ट्रक्चर ही पूरा चैप्टर है आपका, तो ध्यान से सुनेंगे आराम से। होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? इट इज अ स्टेटमेंट which shows inflows and outflows of foreign exchange. It shows inflows and outflows of foreign exchange. So basically a systematic record showing transactions between the residents of one country and residents of other countries or companies of other countries. Basically transaction between residents, transactions undertaken by residents of a country with rest of the world. तो जो आपकी फॉरेन कंट्रीज के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है, इंडिविजुअल्स की, रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकती हैं, और जो गवर्नमेंट अगर कुछ ट्रांजैक्शंस कर रही है, कभी कभी लोन्स लेने पड़ जाते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। ध्यान से देखना, बीओपी एक थर्ड कॉलम भी होता है, ध्यान से देखना। इसको ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आपका आधे से ज्यादा चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्या क्या कॉलम्स हैं बीओपी में, ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले आते हैं क्रेडिट्स। डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है ये अकाउंटिंग के। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? फॉर एवरी ट्रांजैक्शन टोटल डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। तो एक होते हैं कॉलम क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। जो लास्ट कॉलम होता है उसको बोलते हैं नेट क्रेडिट्स। नेट क्रेडिट्स मतलब क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आए तो इसका मतलब आपके डेबिट्स क्रेडिट से ज्यादा थे। अंडरस्टैंड करते हैं, क्रेडिट कॉलम में क्या आता है? क्रेडिट कॉलम में आते हैं इनफ्लोज। क्रेडिट कॉलम में क्या आते हैं? इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डेबिट साइड पे क्या आ रहे होंगे? आउटफ्लोज, आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट साइड पे आते हैं इनफ्लोज, डेबिट साइड पे आते हैं आउटफ्लोज। बीओपी, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जो पूरी स्टेटमेंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पूरी स्टेटमेंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है करेंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज करेंट अकाउंट, सेकंड पार्ट इज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, सेकंड पार्ट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमने गवर्नमेंट बजट में सुना था कि कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। वो फॉर्मूला और डेफिनेशन यूज होगी। करंट अकाउंट में आते हैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स। करंट अकाउंट में क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स।
कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन क्या थी अनुष्का? कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन क्या थी? Sir, receipts which we earn from sale of fixed assets, anything that is डेफिनेशन uh, revenue that is earned through non-operating, non-business operations. आई वांट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. कौन बता सकता है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल रिसीट्स? Sir, capital receipts are which either create a liability for the government or reduce an asset. Very good. Anushka, capital receipts are those receipts which either create a liability, for example, loans and borrowings, or reduce an asset for the government, for example, disinvestment. आप examples दे रहे थे, but definition पहले फिर examples. Okay, sir. Define capital expenditure, Anushka. So capital expenditure is that which either reduces an asset or creates a liability. खर्चा हो रहा है, खर्चा होगा तो Creates an asset or reduces a liability. correct. Any expenditure which either creates an asset or reduces a liability. Revenue receipts क्या होती हैं शौर्य? So revenue receipts are those which neither create any liability nor cause any reduction in the assets. Good. Revenue receipts are those receipts which neither create a liability nor lead to reduction in an asset. I see revenue expenditure, they neither create an asset nor reduce a liability. तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स, करेंट अकाउंट में आते हैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स. अब ध्यान से देखना इनमें आइटम्स आते क्या, ध्यान से देखना. करेंट अकाउंट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. यूनिलैटरल और ट्रांसफर रिसीट्स. यूनिलैटरल्स नेशनल इनकम में पढ़ा था हमने. यूनिलैटरल रिसीट्स इनफ्लोज में क्या होगा? रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, कोई बाहर से पैसे भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है, डोनेशंस भेज रहे हैं. क्लियर? इनफ्लोज के एग्जांपल्स जो हमने पढ़ा था सप्लाई में भी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई वही है सब. यस और नो? यस सर. बट सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स. आउटफ्लो के रीजन अब आप खुद ही क्रिएट करके बता देंगे. लक्ष्य आप बताओ बेटा, आउटफ्लो के रीजन क्या हो सकते हैं? सर imports of goods and services. करेक्ट. एक एक करके, एक मिनट. इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और Remittances. यूनिलैटरल और ट्रांसफर पेमेंट्स. रेमिटेंसेस तो उसका एक एग्जांपल है. यूनिलैटरल और ट्रांसफर पेमेंट्स, इनको यूनिलैटरल क्यों बोलते हैं? वन साइडेड, मतलब इनके बदले में कुछ मिलता नहीं है, कंसिडरेशन नहीं होती. गिफ्ट भेजी, पैसे भेजे, बस ऐसे बेटे को, पेरेंट्स को, फैमिली को. ध्यान से देखना करंट अकाउंट का ये आइटम्स क्लियर है? इनफ्लोज और आउटफ्लोज के एग्जांपल्स. Yes, sir. Yes sir. एक और चलो आऊंगा मैं उस पर, आप खुद ही क्रिएट कर पाएंगे. रेवेन्यू आइटम्स अभी हमने करे, एक आइटम और आएगा अभी पता चल जाएगा. कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं? कैपिटल आइटम्स. इनफ्लो कब होगा? ध्यान से देखना. कैपिटल अकाउंट में क्या आ रहे हैं? ट्रांजैक्शंस व्हिच विल अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ये बात क्लियर है? Yes, sir. कैपिटल आइटम्स दे अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. इनफ्लोज में, क्रेडिट्स में क्या आएगा? ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज और reduction in assets
यस और नो? लोन्स बोरो करेंगे तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, आपने बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उनको सेल ऑफ कर देंगे तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, यस और नो? Yes, sir. डेबिट साइड पे क्या आएगा? डेबिट साइड पे आएगा इंक्रीज इन एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। अब इसके एग्जाम्पल सुनते हैं, ध्यान से देखना। इनफ्लो, कैपिटल आइटम के इनफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे बेसिक एग्जांपल, लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जो हम लोन्स बोरो कर रहे हैं तो इनफ्लो तो हो रही है फॉरेन एक्सचेंज का, बट क्या वो हमारी कोई इनकम है? No, sir. No, it leads to creation of a liability, therefore a capital receipt. Investments made by foreign countries in our country. बाहर वालों ने अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यस और नो? Yes, sir. तो बाहर वालों ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी, इनफ्लो तो हुआ, बट हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। इन्वेस्टमेंट बाहर वालों ने करी है, कभी भी वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई है। कैपिटल रिसीट क्यों है, समझ आया? यस सर। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बाहर तो वो हमारे एसेट है, लेकिन जो हमने बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड अब्रॉड, जो हमने बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, बाहर किसी को लोन्स दे रखे थे, वो सेल ऑफ कर दिए, वो रिकवर कर दिए, तो हमारे पैसे तो आए, बट इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स, यस और नो? Yes, sir. अब ऐसे ही डेबिट्स क्या हो सकते हैं, जो ये लोन्स एंड बोरोइंग्स हमने करी हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, तो इट लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटीज, यस और नो? यस सर। withdrawal of investments made by foreign countries ने जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो अगर विड्रॉ करें, सेल ऑफ करें, तो हमारे लिए तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यस और नो? Yes. सर इन्वेस्टमेंट्स, इसमें सेकंड पॉइंट में इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंट्रीज की जगह इन्वेस्टमेंट Withdrawal. मेड बाय रेजिडेंट्स नहीं आ सकता? सुनो, विड्रॉवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अभी जैसे बाहर वालों ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करी, हमारा एसेट क्रिएट हो रहे हैं, लायबिलिटी? सर लायबिलिटी। ठीक है, तो इनफ्लोज हो गए, हमारे पास पैसा आया था बट हमारी इनकम नहीं थी, लायबिलिटी थी, तो क्रेडिट हो गया। अब जो इन्होंने यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करा तो उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो बेच देंगे। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ कर रहे हैं यस सर। तो विड्रॉवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बोलेंगे उसको, यस सर। तो विल इट लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? सर आउटफ्लो। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अब आप बोलो आप क्या कह रहे हो? सर वो मैं पूछ रही थी, जैसे आपने सेकंड पॉइंट में अभी बताया ना कि इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन कंट्रीज से होती है तो लायबिलिटी क्रिएट होती है। हाँ, जो उन्होंने अब एक एग्जांपल दिया था कि आउटफ्लो कब होता है, जब वो उसको सेल ऑफ कर दें। आप बोलो। सर तो अगर जैसे आपने सेकंड कॉलम में भी सेकंड पॉइंट जो लिखा है विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, उसकी जगह ये नहीं आ सकता कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ओन कंट्री? थर्ड आप पॉइंट मैं वही लिखने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट। ओके सर।
इन्वेस्टमेंट लिख दिया था मैंने. Yes, it is also an example of outflow of foreign exchange. Investments made by Indian residents in foreign countries. So yes, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप. That is also an example of outflow of foreign exchange. कोई भी डाउट? नो सर. अभी आपको बस स्ट्रक्चर का आइडिया दिया जा रहा है. अब ध्यान से देखना, करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट होगा, वो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब मैंने आपको बताया ना कि क्यों मैंने छोड़ा. अब ध्यान से देखना एक आइटम और करंट अकाउंट में आपको हेल्प करेगा. आपने जो बाहर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, क्या रीजन है बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने का? कुछ उस पर प्रॉफिट जनरेट करोगे, कोई इनकम जनरेट होगी. शेयर्स हैं तो डिविडेंड मिलेगा, लोन्स दे रखे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में एफडी करा रखे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं. Yes, sir. तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी 100 करोड़ की, तो इन्वेस्टमेंट्स तो आ गई कैपिटल अकाउंट में. उस पे जो मैंने इंटरेस्ट जनरेट करा, इज इट अ रेवेन्यू आइटम और अ कैपिटल आइटम? Sir, revenue. तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है वो आपका फोर्थ पॉइंट है करंट अकाउंट का. तो तब नहीं कराया था क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स के बाद ज्यादा इजीली रिलेट कर पाते हैं उसके साथ. फोर्थ पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट रिसीट्स. इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उस पर जो इनकम जनरेट हुई है उसकी बात कर रहे हैं. आपने बाहर इन्वेस्टमेंट्स करी थी तो इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे, इट विल लीड टू एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Yes, sir. तो क्रेडिट साइड पे और रेवेन्यू आइटम. अब जो बाहर वालों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनका भी तो हक है कि वो भी थोड़ा पैसा कमा लें, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स. क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स. इंटरेस्ट, डिविडेंड शेयर्स पे पे किया जाता है, एटसेट्रा. पॉइंट, इन्वेस्टमेंट करना वो एक कैपिटल आइटम है, उसकी जो रिटर्न्स हैं वो रेवेन्यू आइटम है. तो ध्यान देना करंट अकाउंट में. अब ध्यान से देखना, पहला कॉलम था क्रेडिट्स मतलब इनफ्लोज, नेक्स्ट कॉलम था डेबिट्स मतलब आउटफ्लोज. तो क्या होगा? ध्यान से देखना, इफ क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट्स, क्रेडिट्स मतलब इनफ्लोज, अगर इनफ्लोज ज्यादा है आउटफ्लोज से तो क्या होगा? सरप्लस होगा. इसमें कोई डाउट? फेवरेबल पोजीशन होगी. इफ इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज तो फेवरेबल होगा. इफ क्रेडिट आइटम्स आर लेस देन डेबिट आइटम्स तो क्या होगा? डेफिसिट होगा करंट अकाउंट में. ये बात क्लियर है? सरप्लस कब होगा, डेफिसिट कब होगा, ये बात क्लियर है करंट अकाउंट में? ओके. अब मैं कह रहा हूं कि जो भी सरप्लस होगा वो आप कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस करके अब्सॉर्ब कर लेंगे, और डेफिसिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस करके उस डेफिसिट को मीट कर लेंगे. बट करंट अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन हो गई, कैपिटल अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन हो गई, तो लास्ट में क्या ट्रांजैक्शन आती हैं? इसको बोलते हैं रिजर्व्स, चेंज इन रिजर्व्स. ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आपने सब कुछ कर लिया, सारे इनफ्लोज आ गए, सारे आउटफ्लोज आ गए. नेट रिजल्ट में अगर इनफ्लोज ज्यादा हैं और आउटफ्लोज कम है तो आपके पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस पड़ा हुआ है. यस और नो? यस सर. तो मतलब अगर सप्लाई ज्यादा होगी फॉरेन एक्सचेंज की और इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो एक्सेस सप्लाई लीड्स टू अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी. यस और नो? यस सर. तो अप्रिसिएशन मेक्स द इंपोर्ट्स चीपर, एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर. अगर आपके एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए तो आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या गिरेंगे? अगर आपकी अप्रिसिएशन हुई होम करेंसी की, इट विल मेक द इंपोर्ट्स चीपर, एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर. तो अगर आपके एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे?
कम होंगे। कम होंगे। कम होंगे। तो कोई कंट्री चाहेगी कि उनके एक्सपोर्ट्स गिर जाएं? No, sir. नहीं चाहेंगे। तो अगर सरप्लस जनरेट हो रहा है तो उसको क्या करते हैं हम? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर सरप्लस है तो क्या करेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। क्या करेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ऐसे ही अगर आपके डेबिट ज्यादा हैं, क्रेडिट्स कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो हमारा ओवरऑल डेफिसिट आ रहा होगा। तो डेफिसिट है अगर, तो क्या करेंगे? डेफिसिट ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, डेप्रिसिएशन हो जाएगी, डेप्रिसिएशन विल मेक द इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। तो फिर अगर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो हमारे लिए काफी नुकसान होगा। तो कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी। तो उस केस में क्या होगा कि अगर शॉर्टफॉल हो रहा है तो हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, they will withdraw from the reserves. तो withdrawal from reserves। तो कैपिटल अकाउंट में लास्ट आइटम क्या होता है? इसको बोलते हैं चेंज इन रिजर्व्स। तो चेंज इन रिजर्व्स किस हिसाब से होता है? अगर सरप्लस है हमारे पास तो हम रिजर्व्स क्रिएट कर देते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। और अगर हमारा शॉर्टफॉल है, डेफिसिट है, तो हम क्या करते हैं? रिजर्व्स जो क्रिएट करे होते हैं उनमें से विड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं विड्रॉवल फ्रॉम रिजर्व्स। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी आपके 70-80% चैप्टर को ही कवर कर देता है। अब मेजॉरिटी चीजें रिपीट हो रही होंगी तो आराम से समझेंगे। लॉजिक क्या है स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी का? क्रेडिट्स में क्या आ रहा है? इनफ्लोस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, unlike what we do in accounts में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ये अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स के कुछ रूल्स यूज हो रहे हैं इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट बनाने में। स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्रेडिट्स में क्या आ रहा है? इनफ्लोज। डेबिट्स में क्या आ रहे हैं? आउटफ्लोज। इनफ्लोज में करंट अकाउंट में पहला आइटम था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? विजिबल ट्रेड। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल आइटम्स और विजिबल ट्रेड। सर्विसेज को क्या बोला जाता है? इनविजिबल ट्रेड। यहां लिख देता हूं, यहाँ जगह ज्यादा है। इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड क्योंकि उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सर्विसेज को बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड क्योंकि उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। बीओपी पूरी स्टेटमेंट का नाम, उसमें बना बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। एक स्टेटमेंट का छोटा सा पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान से देखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोलते हैं इसको? बीओटी। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रेड बैलेंस। क्या है इसका दूसरा नाम? ट्रेड बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। पीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी स्टेटमेंट का नाम है। उसमें रेवेन्यू आइटम से स्टडी कर रहे हैं तो करंट अकाउंट, कैपिटल आइटम से स्टडी कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का छोटा सा पार्ट जहां पे गुड्स आ रहे हैं तो वो एक अलग मेजर होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स, विजिबल आइटम्स कंसिडर किए जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान से फॉर्मेट को रीड करेंगे।